आपका बंटी उपन्यास मनु भंडारी जी का बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। और इस उपन्यास में लेखिका ने 16 भाग किए हैं। टोटल 16 भाग हैं जो कि 1971 में प्रकाशित हैं। कितने भाग हैं इसके? 16 भाग है। ठीक है, इसमें जो स्थान का उल्लेख है वह है कलकत्ता के पास बांकुरा। और आपका बंटी मनु भंडारी द्वारा रचित 16 भागों में विभक्त एक बहुत चर्चित और कालजयी उपन्यास है। इसका प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। यह मनु भंडारी का पहला स्वतंत्र उपन्यास है। इस चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, पहला स्वतंत्र उपन्यास मनु भंडारी जी का। और इस 70 के दशक में जब बाल मनोविज्ञान जैसी विधा का हिंदी साहित्य में नामो निशान तक नहीं था, उस दौर में आपका बंटी जैसा उपन्यास का लिखा जाना एक असाधारण घटना है। इस उपन्यास के केंद्र में 8 साल का बंटी उर्फ अरूप बत्रा हैं जो पारिवारिक विसंगति का शिकार हैं। यह कहानी हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता के अलगाव के पिसकर अकेले जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए। और लेखिका का जो परिचय है, लेखिका का जन्म वर्ष है 3 अप्रैल 1931 और लेखिका का जन्म स्थान है भानपुरा गांव मध्य प्रदेश। और लेखिका एक संयुक्त मारवाड़ी परिवार में जन्मी है जो परिवार की सबसे छोटी संतान भी हैं। और लेखिका का असली नाम तो है महेंद्र कुमारी और लाड से लोग उन्हें मनु कहते हैं, तो उसी से मनु भंडारी नाम प्रचलित हुआ। मनु भंडारी जी की रचनाओं में नारियाँ अपने अपने तरीके से संघर्ष करती दिखाई देती हैं। इनकी रचनाओं का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है जिनमें गुजराती, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, मलयालम, बंगला, सिंधी ये सारी भाषाएँ हैं। और देखो नेट के एग्जाम में उपन्यासों का क्रम पूछा जाता है। 1 नंबर पे है 1 इंच मुस्कान, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मनु भंडारी का पहला उपन्यास 1 नंबर का उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। दूसरा नंबर का जो है वो है सिलेबस वाला आपका बंटी 1971। और तीसरा 1979 मनु भंडारी जी का जो उपन्यास है, लेकिन इसका जो नाट्य रूपांतरण है वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है महाभोज। और सबसे लास्ट में स्वामी जी, लोग स्वामी बन जाते हैं ना, तो इसीलिए स्वामी इनका अंतिम उपन्यास है। और इनके उपन्यास में जो भी पात्र आए हैं उनमें जो बंटी हैं ये मुख्य बाल पात्र हैं। माता पिता के होते हुए भी अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है। और फिर आएगी बंटी आ गई तो बंटी की माँ भी आ गई। बंटी की माँ उस एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और वो आधुनिक विचार वाली एक स्वतंत्र विचार करने वाली स्त्री हैं। और फिर बंटी के पिताजी आएंगे जो कि शकुन के पति हैं, जो एक अफसर आदमी हैं। और शकुन की जिनसे दूसरी शादी होती है वो है डॉक्टर जोशी। तलाक के बाद इनसे विवाह हो जाता है और तलाक हुआ है तो वकील भी आएगा ही। तो वकील जो है कि प्राय बंटी के लिए पापा की खबर और भेजे गए खिलौने लेके आता है। और उनके घर की एक जो सेविका है उसका नाम है फूफी, जो कि शकुन की घर की सेविका हैं और अजय से ये घृणा करती हैं, अजय से घृणा करने वाली पात्र हैं। और अजय जो है ना, अजय भी फिर तलाक होने के बाद में वो शादी करता है मीरा से, जो कि अजय की दूसरी पत्नी है। और डॉक्टर जोशी के बारे में ऊपर देखा था, जिनकी शकुन से शादी होती है उनके पहले 2 बच्चे होते हैं, अम्मी और जोत। और चिन्नू जो कि मीरा का बेटा है, जिससे अजय की शादी होती है, और उनका मीरा का बेटा परमिला, जो कि डॉक्टर जोशी की पहले की मृत पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो उसका नाम है परमिला। और शर्मा साहब की लड़की एक और अन्य पात्र है जिसका नाम है कुन्नी। तो सभी पात्र हो गए और कथा सार देखते हैं। कथा सार है कि शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। बंटी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है पर मन ही मन चाहता है कि उसके पिता भी उसके साथ रहे। इन दोनों के अलगाव के बीच बंटी मात्र एक वस्तु बनकर रह जाता है जिसका इस्तेमाल करके ये दोनों एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुँचा सकते हैं। शकुन जो एक स्वतंत्र नारी है जो जोशी से शादी कर लेती हैं और बंटी को लेकर जोशी के घर आ जाती हैं। शकुन डॉक्टर जोशी और उनके बच्चों के मन में जगह बनाने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि उसे ध्यान नहीं रहता कि बंटी कब से दूर होता चला गया। कहानी बंटी और शकुन के अंतर्द्वंद्वों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी एक ऐसा संभव त्रिकोण बनाती है जिसमें किसी एक पात्र के दृष्टिकोण से कहानी को देखना जितना कठिन है उतना ही अन्यायपूर्ण भी। जहाँ एक तरफ बंटी का बाल मन माता पिता के लाड़ दुलार को तरसता है, वही शकुन अपने जीवन में एकांकीपन से थक चुकी होती हैं। कहानी के अंत तक एक माँ और एक नारी में द्वंद्व बना रहता है। साल 1971 में लिखा गया ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कहानी के माध्यम से भंडारी के माता पिता के संबंध विच्छेद के कारण बच्चों पर आए तनाव को बखूबी दर्शाती हैं तथा टूटे हुए परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे के प्रति समाज की दृष्टि को भी उजागर करती हैं। उपन्यास की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और संवाद हैं, मम्मी के पास ज़रूर एक और चेहरा है, चेहरा ही नहीं आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है, बोलती हैं तो लगता है जैसे डांट रही हो। ये बंटी का कथन है। जब उसकी माँ प्रिंसिपल की छवि में होती हैं तो उसके लिए ये कथन है बंटी का। बाप के रहते ये बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते ये बिना माँ का ना हो जाए। जो उनकी सेविका हैं फूफी, ये उसका कथन है। और अगला कथन है शकुन का वकील चाचा से, अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले, आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है। और शकुन का कथन है बंटी से, देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा हो रहा है वैसे ही जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है भद उड़वा सबके बीच में मेरी। देखो जैसे अपने परिवार का जिस तरह से माता पिता उन सबका संबंध होता है, उसी तरह से अगर इन कथनों को देखा जाए तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि किसका कौन कथन किससे कह सकता है। जैसे ये माँ का अपने बेटे के प्रति है तो हमें पात्रों के नाम याद है तो हम उससे भी एक जेन्युइन आइडिया निकाल सकते हैं। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो
तो वो पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। डॉक्टर जोशी का शकुन से कथन है, शुरू के दिनों में एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना में केवल शान ही चढ़ाई थी। ये कथावाचक यानी लेखिका का कथन है शकुन और अजय के विवाह के बारे में। ठीक है बेटे, तू वही चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं, अब मैं भी नहीं रोकूंगी। ये शकुन का कथन है बंटी से। जब उसके पापा लेने आते हैं कलकत्ता से बंटी को, तो शकुन उसे भेज देती है, क्योंकि डॉक्टर जोशी के घर पे उसका मन नहीं लगता है बंटी का। इस देश में तो 3 भी नहीं, 2, बस 2 बच्चे पैदा करने वाले चाहिए, तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। ये उपन्यास की केंद्रीय पंक्ति है, सबसे मुख्य पंक्ति, इसको याद रखना। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। ये मनु भंडारी, जो कि उपन्यास की जन्मपत्री हैं बंटी की, लेखिका का वक्तव्य है उसमें। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से छूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए ये यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। ये भी कथन मनु भंडारी जी का है। ठीक है, मनु भंडारी जी के सारे कथन याद रखने हैं। उसके बाद में परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो बार बार पूछे जाते रहे हैं, उनमें है आपका बंटी। ये पहला स्वतंत्र उपन्यास है। दूसरा इंपॉर्टेंट कथन है 16 भागों में व्यक्त है। इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। कहीं 1970 भी मिल जाता है। उपन्यास में जो स्थान है वो कलकत्ता के पास बंकुरा जगह का जिक्र है। और बंटी का असली नाम क्या है, अरूप बत्रा। और शकुन का पेशा क्या है, वो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अजय तो एक अफसर है। बंटी को तलाक का पता चलता है उसके दोस्त टीटू से। और मनु भंडारी जी का जन्म होता है 1931 में मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में। और असली नाम था मनु भंडारी का महेंद्र कुमारी। और इनकी रचनाओं का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है। और केंद्रीय विषय है टूटे परिवार में बच्चे की मनोस्थिति और सामाजिक उपेक्षा। ठीक है, लेखिका ने उपन्यास में त्रिकोणीय संरचना अपनाई है। बंटी, शकुन, अजय में से कोई भी एक पात्र पूरी तरह सही ना पूरी तरह गलत है। मतलब कोई भी पात्र पूरी तरह ना तो सही है ना पूरी तरह गलत है। ठीक है, लेखिका का जो वक्तव्य है वो क्या कहता है, जैसे जन्मपत्री बंटी की, मनु भंडारी ने उपन्यास की भूमिका में लिखा, बंटी के अलग अलग टुकड़ों ने उस समय उन्हें करुणा विगलित और उच्छ्वसित ही किया था। बंटी को समाज की एक भयावह समस्या के रूप में देखकर उनकी दृष्टि उसके सभी स्रोतों, संदर्भों की खोज और विश्लेषणों की ओर दौड़ पड़ी। उनके अनुसार उपन्यास के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति, मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। वे कहती हैं, जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई पर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पते पर नहीं पहुंचा है। इसी के साथ हमारा उपन्यास समाप्त होता है। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।